राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर, समृद्ध विरासत और आधुनिकता का मिश्रण है। अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के जीवंत बाजार क्षेत्र की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन कराते हैं। राजकोट में बड़ी संख्या में भारी एवं लघु उद्योग स्थित हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शहर एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जोन भी बनता जा रहा है। हवाई यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए राजकोट के हीरासर में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति से देश आज विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की। 2014 में जहां देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं आज 2023 में यह संख्या दोगुनी होकर 148 हो गई है। 2014 में जहां भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता 20 करोड़ थी, वो अब दोगुनी से भी अधिक 45 करोड़ हो गई है। भारत सरकार के अथक प्रयासों से देश के हर राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हुआ है। सड़कों से लेकर पुलों तक, मजबूत रेल नेटवर्क से लेकर हवाई अड्डों तक, देश के हर हिस्से में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। इसी दिशा में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2500 एकड़ से अधिक भूमि पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें 3040 मीटर लंबा रनवे, टैक्सी ट्रैक और फायर स्टेशन इत्यादि निर्मित है। इस हवाई अड्डे के निकट गारिडा और दोसली घुना गांव के नजदीक बामनबोर सिंचाई योजना का एक चेक डैम स्थित था, जिसके जल को रनवे के नीचे से निर्बाधित रूप से प्रवाहित करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 754 मीटर लंबा तथा 34 मीटर चौड़ा एक बॉक्स कल्वर्ट बनाया गया है। देश के किसी भी हवाई अड्डे पर रनवे के नीचे बनने वाला ये सबसे लंबा कल्वर्ट है। इस हवाई अड्डे पर 14 हवाई जहाजों को पार्क किया जा सकता है और ये 180 यात्रियों को समाहित करने वाले बड़े विमान जैसे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 के संचालन के लिए भी उपयुक्त है। ये टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 500 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा और निकट भविष्य में विस्तारीकरण के अंतर्गत इसकी एक समय में एक साथ 2800 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी। गुजरात एक उन्नत राज्य है और यहाँ हर प्रकार की यातायात सुविधाएं विकसित हैं। एक तरफ यहाँ का लगभग हर जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है, तो प्रदेश में 11 हवाई अड्डों के साथ कई बंदरगाह भी स्थित हैं। राजकोट में क्षेत्र के इस सबसे बड़े व नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से न केवल राजकोट बल्कि राज्य के मोरबी, थानगढ़, शापर, गोंडल, जैतपुर, जूनागढ़ सहित अन्य प्रसिद्ध निकटवर्ती क्षेत्र जैसे द्वारका, सोमनाथ, गीर को भी लाभ होगा। नया हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज्य में पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી, સૌરાષ્ટ્રને, ગુજરાતને અને સમગ્ર દેશને આ અનુપમ ભેટ આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સૌની યોજના થકી માં નર્મદાના પાણીથી સૌરાષ્ટ્રની ધરા નવપલ્લવિત થઈ છે। આજે સૌરાષ્ટ્રનો ખેડૂત 3 ઋતુનો પાક લેતો થયો છે। સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યારેય સિંચાઈ તથા પીવાના પાણી માટે વલખા ન મારે તેવું દૂરંદેશીપૂર્ણ અને નક્કર આયોજન એટલે સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન સૌની યોજના, જે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વપ્ન છે। આજે તેઓના વરદ હસ્તે
સૌની યોજનાના લિંક 3ના પેકેજ 8 અને પેકેજ 9નું લોકાર્પણ થશે. રાજકોટ વાસીઓના ઇઝ ઓફ લિવિંગમાં વધારો કરી વિકાસને વધુ વેગવંતો બનાવશે. શહેરનો પ્રથમ કેકેવી મલ્ટી લેવલ ફ્લાયઓવર અને સાથે સમય, શક્તિ, ઈંધણ અને નાણાંનો થશે બચાવ. આ બ્રિજ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રનો પ્રથમ મલ્ટી લેવલ બ્રિજ છે જે વિકાસની રફતાર વધારશે. સાથે સાથે આજે વિવિધ પ્રજાલક્ષી પ્રકલ્પોની પણ શહેરને ભેટ મળવાપાત્ર છે. ત્યારે આવો તાળીઓના ગુંજારવ સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને રિમોટ દ્વારા આ તમામ લોકાર્પણ કરવા આપણે હર્ષભેર વિનંતી કરીએ. ખમ્મા ગુર્જર દેશને ખમ્મા ગુર્જરી જાત માં રેવાના જ્યાં નીર પહોંચતા ખમ્મા કાઠિયાવાડ. સંસ્કૃતિને શિરમોર રાખીને વિકાસની ચોતરફી ગતિ કરતું આપણું આ શહેર પોતાના ખંતીલા સ્વભાવ અને જોશ થકી ગુજરાતને ભારતનું રોલ મોડેલ સ્થાપિત કરવામાં જરા પણ ઢીલ છોડતું નથી. ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી અને ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને ગુજરાતના કર્તવ્યનિષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અથાગ પરિશ્રમ થકી આપણું રાજકોટ આજે ધૂળ ખંખેરીને ઊભું થયું છે અને આર્થિક વિકાસની દિશામાં હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. એક સમયે પાણીના એક એક ટીપા માટે બલખા મારતા સૌરાષ્ટ્રના ફળીએ આજે નર્મદાના નીર પહોંચ્યા છે. આજે એક એવું નજરાણું આપવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે કે જે આવનારા 100 વર્ષ સુધી સૌરાષ્ટ્રના જીવનને તાજગી આપશે. પ્રજાહિત અને લોક કલ્યાણના કામો માટે સદાય તત્પર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન થકી આપણને સૌની યોજના દ્વારામાં નર્મદાના નીર મળ્યા અને આજે આ યોજનાનો વધશે વિસ્તાર. સૌની યોજના હેઠળ લિંક 3 પેકેજ 8 અને 9 હેઠળ કુલ 394 કરોડના ખર્ચે 95 ગામોની તરસ छिपाશે. વિકાસના બીજા પ્રકલ્પોમાં રૂપિયા 130 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ રાજકોટનો સૌ પ્રથમ 4 લેન મલ્ટી લેવલ બ્રિજ કેકેવી ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ થશે જે રાજકોટની ટ્રાફિક સમસ્યાનું કરશે નિવારણ. રૂપિયા 30 કરોડના ખર્ચે 50 MLD ક્ષમતા અને ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ ટેકનોલોજી ધરાવતા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ. રૂપિયા 25 કરોડના ખર્ચે 15 MLD ક્ષમતા અને SBR ટેકનોલોજીથી સજ્જ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ. રૂપિયા 42 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ન્યારી ડેમથી રૈયાધાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટ સુધી 1219 mm ડાયામીટરની પાઇપલાઇનનું લોકાર્પણ. લોકોમાં વાંચનનો અભિગમ વધારે સુદ્રઢ બને એ માટે રૂપિયા 9 કરોડના ખર્ચે અદ્યતન લાઇબ્રેરીનું લોકાર્પણ. લોક કલ્યાણ અને પ્રજાહિતને વરેલા આ પ્રકલ્પો રાજકોટના ઔદ્યોગિક, શહેરી અને કૃષિ વિકાસને આપશે પ્રચંડ વેગ. એક બાજુ સપનાઓની વાવણી થશે તો બીજી બાજુ ખુશીઓનો સૂરજ ઉગશે. રાજ્ય સરકારના અડગ અવિરત વહેતા વિકાસના આ ધોધથી રાજકોટ વાસીઓનું જીવન સમૃદ્ધ બનશે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને, રાજકોટવાસીઓને વિવિધ પ્રજાલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ ભેટ કરવા બદલ આપનો આભાર માનીએ છીએ. ભારત દેશના પ્રત્યેક નાગરિકની સુખાકારી, સુવિધા, વિકાસ અને નવા આયામોની હર હંમેશ દરકાર કરનાર, આધુનિક ભારતને વિશ્વ ફલક પર પહોંચાડનાર, દીર્ઘદ્રષ્ટા અને વિકાસ પુરુષ આપણા આદરણીય અને સન્માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને આવો તેમના વિશેષ સંબોધન માટે ખૂબ હર્ષભેર જયનાદ સાથે આવકારીએ.
કેમ છો બધા? સુખમાં? गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री भाई विजय रूपाणी जी, सीआर पाटिल जी, साथियों, अभी विजय भी मेरे कान में बता रहे थे और मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि राजकोट में कार्यक्रम हो, छुट्टी का दिवस न हो, रजा ना होए, અને બપોરનો સમય હોય, રાજકોટમાં કોઈ આ સમયે સભા કરવાનું ન વિચારે, ત્યાં આટલી વિશાળ જનમેદની આજે રાજકોટના બધા વિક્રમ તોડી નાખ્યા છે. नहीं तो वर्षों से मैं જોઈએ કે સાંજે 8 વાગ્યા પછી ઠીક રહેશે ભાઈ, અને રાજકોટને તો બપોરે સુવા ટાઈમ જોઈએ પાછો. आज राजकोट के साथ साथ पूरे सौराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ा दिन है. लेकिन प्रारंभ में मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है. कुछ दिन पहले ही साइक्लोन आया था और फिर बाढ़ ने भी बहुत तबाही मचाई. संकट के इस समय में एक बार फिर जनता और सरकार ने साथ मिलकर इसका मुकाबला किया है. मैं सभी प्रभावित परिवारों का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए भूपेंद्र भाई की सरकार हर संभव प्रयास कर ही रही है. केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की जरूरत है उसे पूरा कर रही है. भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में राजकोट को हमने हर प्रकार से आगे बढ़ते देखा है. अब राजकोट की पहचान सौराष्ट्र के ग्रोथ इंजन के तरफ भी हो रही है. यहां इतना कुछ है, उद्योग धंधे हैं, बिजनेस है, संस्कृति है, खान पान है, लेकिन एक कमी महसूस होती थी और आप सभी भी बार बार मुझे बताते रहते थे और वो कमी भी आज पूरी हो गई है. अभी कुछ देर पहले जब मैं नए बने एयरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पूरे होने की खुशी मैंने भी महसूस की. और मैं हमेशा कहता हूं, राजकोट है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मुझे पहली बार विधायक बनाया. मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उसको हरी झंडी दिखाने का काम राजकोट ने किया. और इसलिए राजकोट का मुझ पर कर्ज हमेशा बना रहता है
और मेरी भी कोशिश है कि उस कर्ज को कम करता चलूं। आज राजकोट को नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन थे, ज्यादा अनुभव तो नहीं था, और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए हैं। साथियों, यहां के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। साथियों, आज यहां सौनी योजना के तहत अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी हुआ। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से सौराष्ट्र के दर्जनों गांवों के किसानों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा भी राजकोट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण आज यहां करने का अवसर मिला है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। हम गुड गवर्नेंस की, सुशासन की गारंटी देकर आए हैं। आज हम उस गारंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी आज भारत में गरीबी से बाहर निकलकर एक नियो मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्ग का सृजन हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में मिडिल क्लास भी है, नियो मिडिल क्लास भी है, एक प्रकार से पूरा मध्यम वर्ग है। साथियों, आप याद कीजिए 2014 से पहले मध्यम वर्ग की एक बहुत आम शिकायत क्या होती थी? लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है, हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है। लोग कहीं बाहर देश से आते थे, बाहर की फिल्मों को देखते थे, टीवी पे दुनिया की अपनी नजर जाती थी, तो उनके मन में सवाल उठते थे, सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा, कब ऐसे सड़कें बनेगी, कब ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे। स्कूल, दफ्तर आने जाने में परेशानी, व्यापार कारोबार करने में परेशानी। कनेक्टिविटी का देश में यही हाल था। हमने बीते 9 वर्षों में इस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। 2014 में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो नेटवर्क था। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है।
आज देश के 25 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर के डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी है। आज भारत की कंपनियां लाखों करोड़ रुपए के नए विमान खरीद रही है। कहीं पर एक साइकिल नहीं आ जाए, एक गाड़ी नहीं आ जाए, स्कूटर नया आ जाए तो चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में 1000 नए विमानों का ऑर्डर बुक है और संभावना है आने वाले दिनों में 2000 विमान के ऑर्डर की। और आपको याद है, मुझे तो याद है, गुजरात चुनाव के समय मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं जब गुजरात एरोप्लेन भी बनाएगा। आज गुजरात इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पहले देश के लोगों का किस किस तरह की परेशानी से गुजरना होता था, ये भी हम भूल नहीं सकते। बिजली पानी का बिल भरना हो तो लाइन, अस्पताल में इलाज करना है तो लंबी लाइन, बीमा और पेंशन लेना है तो भी भरपूर समस्याएं, टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो भी मुसीबतों से गुजरना। हमने डिजिटल इंडिया से इन सभी समस्याओं का समाधान दिया। बैंक जाकर काम कराने में पहले कितना समय और ऊर्जा लग जाती थी, आज आपका बैंक आपके मोबाइल फोन पर है। ये भी कईयों को याद नहीं होगा कि पिछली बार बैंक कब गए थे, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। साथियों, आप वो दिन भी याद करिए जब टैक्स रिटर्न फाइल करना भी बड़ी चुनौती हुआ करता था। इसके लिए किसी को ढूंढो, यहां जाओ, वहां दौड़ो, यही सब कुछ हुआ करता था। आज कुछ ही समय में आप आसानी से ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर रिफंड होता है तो उसका पैसा भी कुछ ही दिनों में आपके खाते में आ जाता है, वरना पहले कई कई महीने लग जाते थे। साथियों, मिडिल क्लास के लोगों के पास अपना घर हो, इसे लेकर भी सरकार, पहली सरकारों को कोई चिंता नहीं थी। हमने गरीबों के घर की भी चिंता की और मिडिल क्लास के घर का सपना पूरा करने का भी इंतजाम किया। पीएम आवास योजना के तहत हमने मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने के लिए विशेष सब्सिडी दी। इसके तहत 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को मदद दी गई। अभी तक देश के मध्यम वर्ग के 6 लाख से ज्यादा परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। यहां गुजरात के भी 60,000 से ज्यादा परिवारों ने केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है। साथियों, केंद्र में जब पुरानी सरकार थी तो अक्सर सुनते थे कि घर के नाम पर यह ठगी हो गई, वो धोखा हो गया। कई कई सालों तक घर का पोजीशन नहीं मिलता था, कोई कायदा कानून नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने रेरा कानून बनाया, लोगों के हितों को सुरक्षित किया। रेरा कानून की वजह से आज लाखों लोगों के पैसे लूटने से बच रहे हैं। भाई और बहनों, आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक है। जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं था, वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जरा ज्यादा चिढ़े हुए हैं।
और इसलिए आप देख रहे हैं आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। इनके तौर तरीके भी वही है, पुराने हैं, इनके इरादे भी वही है। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही दोहरापन इनकी राजनीति है। और आप देखिए महंगाई के मामले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई और बहनों, गरीब का खर्च बचाने, मध्यम वर्ग का खर्च बचाने के साथ ही हमारी सरकार ने यह भी कोशिश की है कि मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आपको याद होगा 9 वर्ष पहले तक 2 लाख रुपए सालाना कमाई पर टैक्स लग जाता था। 2 लाख की कमाई पर आज 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर भी टैक्स कितना है? 0, 0। 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग परिवारों के हर साल हजारों रुपये बच रहे हैं। हमने छोटी बचत पर, नानी बचत, अधिक ब्याज देने का भी कदम उठाया है। इस साल ईपीएफओ पर 8.25% इंटरेस्ट तय किया गया है। साथियों, हमारी सरकार की नीतियों, निर्णयों में से कैसे आपके पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण है आपका मोबाइल फोन भी है। शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आज अमीर हो या गरीब, अधिकांश लोगों के पास फोन जरूर होता है। आज हर भारतीय औसतन हर महीने करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं 2014 में 1 GB डेटा की कीमत कितनी थी? 2014 में 1 GB डेटा के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ते थे। अगर वही पुरानी सरकार आज होती तो आपको मोबाइल का ही बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपये देना पड़ता। जबकि आज 20 GB डेटा के लिए 300-400 रुपये का ही बिल आता है। यानी आज लोगों के हर महीने मोबाइल बिल में करीब 5,000 रुपये हर महीना बच रहे हैं। साथियों, जिन परिवारों में सीनियर सिटीजन हो, वृद्ध माता पिता हो, दादा दादी हो और कोई न कोई बीमारी हो तो परिवार में रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती है। उन्हें भी हमारी सरकार योजनाओं से
बहुत बचत करवा रही है। पहले इन लोगों को मार्केट में अधिक कीमत पर दवा खरीदनी पड़ती थी। उन्हें इस चिंता से उबारने के लिए हमने जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाई देने का शुरू किया। इन स्टोर की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गरीब के लिए संवेदनशील सरकार, मध्यम वर्ग के लिए संवेदनशील सरकार एक के बाद वो कदम उठाती है ताकि सामान्य नागरिक के जेब पर बोझ न बढ़े। भाई और बहनों, यहां गुजरात के विकास के लिए, सौराष्ट्र के विकास के लिए भी हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। गुजरात से बेहतर, सौराष्ट्र से बेहतर ये कौन जानता है कि पानी की कमी का मतलब क्या होता है। सौनी योजना से पहले क्या स्थिति थी और सौनी योजना के बाद क्या बदलाव आया है, यह हमें सौराष्ट्र में दिखता है। सौराष्ट्र में दर्जनों बांध, हजारों चेक डैम्स आज पानी के स्रोत बन चुके हैं। हर घर जल योजना के तहत गुजरात के करोड़ों परिवारों, उनको आज नल से जल मिलने लगा है। साथियों, यही सुशासन का मॉडल है जो देश में बीते 9 वर्षों में एक के बाद एक कदम उठा करके जन सामान्य की सेवा करके उसकी आवश्यकताओं को पूरी करके हमने इस मॉडल को सिद्ध किया है। ऐसा सुशासन जिसमें समाज के हर वर्ग, हर परिवार की जरूरतों, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। यही विकसित भारत के निर्माण का हमारा रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हुए हमें अमृत काल के संकल्पों को सिद्ध करना है। राजकोट से इतनी बड़ी संख्या में आपका आना, आप सभी को नया एयरपोर्ट मिलना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलना, और दूसरे भी अनेक प्रोजेक्ट का नजराना मेरे सौराष्ट्र के लोगों को, मेरे गुजरात के राजकोट के लोगों को मिले। मैं इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भूपेंद्र भाई की सरकार आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं कर रहने देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार ये स्वागत सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। આવો માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો અનેક ભેટ આપવા બદલ